अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से जब से इंतखाबात हुए, बल्कि उससे पहले भी जब ये अपोजिशन में थे, पिछली हुकूमत में जब खुद हुकूमत में थे, तब से एक बात बार बार कही जाती है कि हुकूमत और अपोजिशन इसके आपस के इख्तलाफात या सड़कों के ऊपर जो कोई धींगा मुश्ती चल रही होती है, बहुत बेहतर तरीका ये होता है कि एक मुज़ाकराती अमल आगे चले तो जो इख्तलाफी नुकात हैं उनका मेज़ के ऊपर बैठ के फ़ैसला कर लिया जाए। वो मेज़ कभी ऐसी मिली नहीं जिसके ऊपर ये बैठ जाएं, क्योंकि 2014 में धरना कर रहे थे इमरान खान, और धरने के बाद भी वो जो कमीशन बना, उस कमीशन का नतीजा कुछ ऐसा नहीं था कि पीटीआई उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना सके कि हमने कुछ हासिल कर लिया। फिर उसके बाद ये हुकूमत में आ गए, लेकिन हुकूमत में आने के बाद भी अपोजिशन के साथ मामला कुछ ऐसा ही रहा कि जिसको पकड़ा जेल में डाल दिया, मुज़ाकराती अमल आगे नहीं चला। इस वक्त जब पीडीएम टाइप की एक गवर्नमेंट बनी, उसमें भी यही सूरत हाल थी, और अभी शहबाज शरीफ की हुकूमत में भी यही मामला चलते रहे। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक नई पोजीशन ली है जो मैं कहता हूँ कि सियासी एतबार से ज़्यादा बेहतर और मौसर हो सकती है अगर ये सिलसिला आगे चले। एक कमेटी तश्कील दी गई थी, आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अब वो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, दूसरी जानिब से दरवाज़ा खुला नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत वक्त को बड़ा वार्मली इस जेस्चर को एम्ब्रेस करना चाहिए, ग्रीट करना चाहिए इनको। बातें करेंगे तो रास्ता निकलेगा। सियासतदान हिकमत अमली के साथ, दानाई के साथ रास्ता निकालते हैं, इसीलिए इनको रहनुमा कहा जाता है, लीडर कहा जाता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की आज की जो क़यादत है, तकरीबन सभी ने मुज़ाकरात या बातचीत के लिए कोई ना कोई पॉजिटिव बात की है। सुनिए क्या कह रहे हैं। बहुत हो गया, अब 9 मई की जो दूल है वो बैठनी चाहिए, आगे की तरफ बढ़े। कमेटी के पास मैंडेट है मुज़ाकरात का, जो भी मुज़ाकरात करना चाहे, हम मामले को मुज़ाकरात के जरिए सेटल करना चाहते हैं। कि मुज़ाकरात हम हर एक के साथ करने को तैयार हैं। जो कोई भी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमारे साथ खड़ा होना चाहता है, हमारे साथ बात करना चाहता है, हम उसके साथ खड़े भी होंगे, उसके साथ बात भी करेंगे। वो इंसान हो या फरिश्ते हो या जो भी, हम लोग मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हमारी तरफ से तो कमेटी बनाई गई है और हम ऐलान भी कर चुके हैं, और हम जहाँ से जवाब आना है, जहाँ से कोई ऑफर आनी, जहाँ से कोई प्रपोजल आना है, उसका मुंतज़र है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत का ख्याल ये है कि असल जवाब जो है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आएगा, फिर बातचीत चलेगी। हुकूमत वाले शायद इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको भी जवाब असल में इस्टेब्लिशमेंट से मिलेगा, तो फिर वो अपनी बात करेंगे कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। आम तौर पर वज़ीर-ए-आज़म को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए और वज़ीर-ए-आज़म को अपनी टीम को कहना चाहिए कि बैठते हैं, बात करते हैं, फिर रास्ता निकालते हैं, फिर बाकी स्टेक होल्डर्स को भी इंगेज किया जा सकता है। आज के प्रोग्राम में इस इशू को भी डिस्कस करेंगे और जनरल फैज़ वाला मामला वो क्या शक्ल इख्तियार करेगा उस पर भी बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ ये हैं ज़रताज गुल साहिबा, पार्लिमानी लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से। ज़रताज भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रही हैं। पहले तो ये बताइए, नया इनिशिएटिव जो कमेटी बनाई गई है, ये ख्याल कैसे पैदा हुआ? क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि ना नून लीग से बात करनी है, ना पीपल्स पार्टी से, और ना इनके इत्तेहादियों से। हम जब भी बात करेंगे वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। थैंक यू मेरे साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ये एक्चुअली मेरे सामने सिलसिला शुरू हुआ ऐसे कि 4 दिन पहले अडियाला जेल में मेरा जेल ट्रायल था खान साहब के साथ, और उस दिन उन लोगों ने हम पे शायद फ़र्द जुर्म आयद करी थी, एक झूठी बोगस FIR थी। तो उस दिन हमारे आर्गूमेंट होने थे जज के सामने, चूँकि हमारे ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी ज़बरदस्ती की। तो उस दिन तमाम वकला ने चूँकि बहस करनी थी, तो वो खान साहब को भी लेकर आए और हमें भी जेल में फ़र्स्ट टाइम एक्सेस दी। तो मेरी बहुत अरसे के बाद खान साहब से मुलाकात हुई, और वो जो जेल ट्रायल चल रहा था वो कोई 8 घंटे से ज़्यादा का था। तो आप यूँ समझिए 5 से 6 घंटे खान साहब के साथ वहीं पर बात हम करते रहे। उमर अयूब साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, अहमद चट्टा साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, और बहुत सारे लोग जिनका पर्चों में नाम है लेकिन वो PTI छोड़ के जा चुके थे, वो भी उस दिन फ़र्द जुर्म वाले थे। मैंने खुद खान साहब बार बार जब भी क्या इमरान ने एग्जैक्टली कहा कि आपने लफ्ज़ों में दोहराया? मैं वही कह रही हूँ, चूँकि मेरे सामने इतने घंटे खान साहब से बातचीत होती रही, हर टॉपिक पे, हर बात पे। 2 बातें ये थी कि सबसे ज़्यादा खान साहब को दुख था अपने वर्कर की शहादत का, बार बार उसका जिक्र करते रहे, और अपने वर्कर्स के लिए और ख़वातीन के लिए कहते रहे कि आप तगड़े रहो, आप सही समत पे खड़े हैं। एक ये। दूसरा, खान साहब ने कहा कि उमर अयूब साहब को बुलाया, मुझे बुलाया, क्योंकि वकील ज़्यादा थे, तो मुझे बुलाया और उमर अयूब साहब को बुलाया। उन्होंने कहा इधर आके करीब आके बात सुनो। उन्होंने कहा कि उमर अयूब साहब, साहबजादा हामिद रज़ा साहब, सलमान अकरम राजा साहब और असद कैसर साहब, ये खुद में इस बातचीत में मैं और उमर अयूब साहब शामिल थे, हम ये नाम बोलते रहे, याद दिलाते रहे। बैरिस्टर गौहर नहीं है?
नहीं, ये चार लोग। खान साहब ने कहा कि हमें वो कानूनी मामलात के लिए और लोग चाहिए, लेकिन हमें पॉलिटिकल मामलात के लिए, पॉलिटिकल डायलॉग के लिए लोग चाहिए। खान साहब ने कहा कि उमर, ऐसे ही मेरे सामने ने कहा, उमर तुम्हारे पास ये इख्तियार है कि तुम ये पॉलिटिकल डिसीजन करो, ये आपकी कमेटी है, आप जिसके साथ भी बात करना चाहे, जिस फोरम पे बात करना चाहे। तो मेरे सामने मैंने और उमर अयूब भाई ने कहा समटाइम हम एक ऐसे डिसीजन में फंस जाते हैं जब हमने आपसे गो हेड लेना होता है या हमने रुकना होता है, लेकिन चूंकि हमें आपसे मिलने नहीं दिया जाता तो हम स्टक हो जाते हैं, हमें नहीं पता कि हमने क्या करना होता है। तो खान साहब ने कहा कि ये कमेटी के पास ये इख्तियार है। उमर अयूब साहब को कहा है कि आपके पास, आप लोगों के पास ये इख्तियार है, अब मैं आपको फुल अथॉरिटी देता हूं, आप बातचीत करें, गो हेड ले लिया करें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो आप वो कर लिया और ये करें। बातचीत के अंदर अब नून लीग और पीपल्स पार्टी ये दोनों शामिल हैं? बिल्कुल शामिल है। उन्होंने कहा तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, उन्होंने कहा आप सबसे बात करें, लेकिन जाहिर बात है हमने कहा कि चूंकि आपने मैंडेट दे दिया है पॉलिटिकल पार्टी को, में उन्होंने बिल्कुल एक सिर्फ 100% उलट पोजीशन आपने ली है, 180 डिग्री आपने उलट स्टैंस लिया। जो आप पहले कहते थे इन दो जमातों से बात नहीं करनी, लेकिन आपने सही पोजीशन ली है बातचीत करने में। सिर्फ उसमें एक एडिशन कर दूं, मैं चूंकि वहीं पर मैं उनके साथ खड़ी थी तो खान साहब ने कहा बल्कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी और तुमने साथ खड़े, और उन्होंने मुझे भी कुछ कहा कि आपने मेरे लिए ये चीजें करनी है, तो मुझे कुछ उन्होंने जिम्मेदारियां दी। तो वहां पे खान साहब को हमने अचकज़ई साहब का बताया, खान साहब को हमने इसका मौलाना फजल रहमान साहब का बताया, कुछ मैंने खुद उनको कुछ एंकर्स का और उनका बताया कि खान साहब होता मुश्किल है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है ये चैनल पे बैठ के सही रिपोर्टिंग करते और बात करते। मैंने कुछ लोगों के नाम लिए, तो ये बात वहां से मैंडेट से शुरू हुई कि अचकज़ई साहब हैं या मौलाना फजल रहमान साहब हैं। तो खान साहब ने इसको ऐसे कहा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी से आपको बात करने का इख्तियार है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा PMLN और वफाकी वजीर भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। हम बार बार तहरीक इंसाफ को कहते थे कि आप बात क्यों नहीं करते, तो आप लोग कहते थे कि इनके पास मैंडेट नहीं है, एक दिन बात करते हैं अगले दिन पीछे हट जाते हैं। अब वो कह रहे हैं हम बात करेंगे, सारे कह रहे हैं बात करेंगे। इमरान ने मैंडेट दिया, अभी हमें जरताज गुल ने बता दिया, और पार्टी के लोग तो 10 बंदे बयान दे चुके हैं सुबह से कि हम बैठे हैं इंतज़ार में बातचीत के लिए। आपका जवाब क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये बहुत खुशाइंद है, और हमारी पार्टी मीटिंग्स में भी अगर हमें कोई इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन इससे पहले मिलती रही है, और अगर नहीं भी मिली तो दोनों हवालों से आपको याद होगा कि जब भी आपके प्रोग्राम में कभी मुज़ाकरात की बात हुई है तो मैंने हमेशा ये बात की है कि सियासतदान, बल्कि अब तो वो जुमला मुझे जो ना बिल्कुल रट गया है, जैसे 2 और 2 4 होता है, कि 2 महीने में बैठें, 2 साल में बैठें या 10 साल में बैठें, उन्हें बैठना पड़ेगा। और यही मसाइल का हल है, क्योंकि जो लोग सिस्टम के अंदर हैं, असम्बली में हैं, असम्बली से बाहर हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के, इनके लीडर, सीनियर लीडर्स, बाकी जमातों के, अगर वो बैठ के इन इशूज़ पर बात नहीं करेंगे तो बाहर से तो हर के किसी ने आपको सोल्यूशन नहीं देना। अब इन्होंने 4 रुकनी एक कमेटी बनाई है जिसमें उमर अयूब है, नहीं ये बहुत अच्छा राजा है, उसमें असद कैसर है, और 4th मेंबर वो साहिबजादा हामिद है। तो आपका जवाब क्या है, आपकी तरफ से कौन? नहीं, मैं सबसे पहले तो मैंने जैसे कहा कि मैंने कहा ये खुशाइंद है, हम इसे वेलकम कहते हैं, और ये देर आए दुरुस्त आए। हम तो पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि डायलॉग होने चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए। और मैं थोड़ा सा आपकी समखराशी होगी, सिर्फ आधा मिनट लूँगा। वो ये कि जब 2018 का इलेक्शन हुआ तो उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब ने एक मुतहदा अपोजिशन की बुनियाद रखी और असम्बली के बाइकआउट के ऊपर मुसर रहे मौलाना साहब। पहली मीटिंग हमारी जब हुई मुतहदा अपोजिशन की, लेकिन उस वक्त भी 1000 एतराज़ात के बावजूद हमने डायलॉग की बात की, हमने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की, मुल्क को आगे लेके जाने की बात की, मिसाक पाकिस्तान की बात की, और आज भी इसका सलूशन यही है। हमारी सीनियर क़यादत अभी तहरीक इंसाफ के इस खुशाइंद इक़दाम के बाद वो बैठेगी, और हमारी तरफ से भी ज़ाहिर है सीनियर जो हमारी क़यादत है उस पर मुश्तमिल। आपकी वज़ीर-ए-आज़म से बात हुई है इस मसले पे? नहीं, मेरी ज़ाती बात वज़ीर-ए-आज़म साहब से नहीं हुई है इस मसले पे। पार्टी के सीनियर लोगों से बात हुई है? लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है जी, उनसे तो बात ज़ाहिर रहती है। और उनका रद्द-ए-अमल क्या है? बहुत मुस्बत है। मुस्बत वेलकम कर रहे हैं सारे, नून लीग वेलकम कर रही है। वेलकम कह रहे हैं हम। देखें मैं साहब, गवर्नमेंट बल्कि मैं ये कहूँगा कि एक कदम आगे जाके खुले दिल और खुले जहन के साथ इन मुज़ाकरात का हिस्सा बनेगी। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन है, हम लोग उसको टीवी चैनल्स पे बैठ के और तरीके से लेते हैं। वो कभी
किसी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कोई बात हो ना, उनकी प्रेस स्टेटमेंट आए या कहीं ब्रीफ करें या कोई बैकग्राउंड इंटरेक्शन करें, तो कहते हैं सियासी कुव्वतें आपस में बात करें। तो मेरा अपना इंप्रेशन भी ये होता है कि सियासी कुव्वतों को जब तक कोई इजाज़त नहीं देंगे आपस में बैठेंगे नहीं। आई पर्सनली फील कि आप लोग उधर देख रहे होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो अब तो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है जो लेने पे तैयार नहीं थे, तो अब आपका जवाब ना आए तो फिर तो आप कमज़ोरी लगेगी आपकी। मलिक साहब, मैं इसका आपको ज़रा एक इनडायरेक्ट मिसाल से आपको मैं इसका दूंगा। वो बात ये होती है कि जो ख़ानदान में जो होते हैं ना शादियाँ या इस तरह के फंक्शन, उनमें जाने का फ़ायदा आपको नहीं होता। ज़ाहिर आपने जाना होता है, कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ना जाने से नाराज़गी सारी ज़िंदगी की पड़ जाती है। तो इसी तरह ये जो आपने इस्टेब्लिशमेंट की मिसाल दी ना कि वो बैठने की इजाज़त और ये वो, आप अगर बैठना चाहें तो कोई आपको नहीं रोकता, बातचीत करना चाहें कोई आपको नहीं रोकता। ये मैंने आपसे किसी भी पूछा था कि आप पॉजिटिव, जवाब दें तो मैं रिकॉर्ड कर लूँ। अब आप नहीं बैठेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि क्यों नहीं बैठे। नहीं बिल्कुल बैठेंगे जी, इसमें ना बैठने वाली कोई बात नहीं है। ये बड़ा खुशाइंदा है। देखें सिस्टम कहाँ चला गया है आज। जितनी मैं 2014 के धरने में आपको अर्ज करूँ, 126 दिन जो इमरान खान ने धरना किया था, उसका इख्तिताम इस नुक्ते पे हुआ था कि इसहाक डार और जहांगीर तरीन साइड रूम कहीं जाके पीछे बैठ के उन्होंने 2-3 दिन मुज़ाकरात किए थे 4 महीने के धरने के बाद, और 3-4 दिन के बाद कमीशन के ऊपर एग्रीमेंट हो गया था और सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बन गया था। टॉक्स वे फॉरवर्ड है, इसके अलावा कोई वे फॉरवर्ड बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और ख़ास तौर पे आपने 2014 की बात की, आप यकीन करें कि जितनी पॉलिटिकल जो है हमारा सर्कल, उसे आप ग्राउंड कहें, पब्लिक कहें, यूथ कहें, पोलराइजेशन कहें, इसमें जितनी इस वक्त नफ़रत और एजिटेशन और पोलराइजेशन इंजेक्ट हो चुकी है, वो बगैर गुफ्तगू के, बगैर डाला कि आप निकाल ही नहीं सकते। कोई और सूरत नहीं है कि आप हालात को जो है वो नॉर्मलाइज करके लोगों को लगा सकेंगे पॉजिटिव। लेकिन पोलराइजेशन डेवलप क्यों है? आपको कुछ चीज़ें समझनी चाहिए। आप इंटरनेट बिठा दें या वो ट्विटर को बंद कर दें तो आप सोचते हैं कि उससे पोलराइजेशन कम हो जाएगी, उससे और बढ़ जाती है, क्योंकि कोई ना कोई और वो वाया मीडिया निकाल लेते हैं जिससे अपना वो गुस्सा निकालते हैं। जब पॉलिटिकल फोर्सेस इंगेज कर रही हो ना तो वहाँ होप रहती है, जब आप उसको तोड़ देते हैं तो वो फिर होपलेसनेस पैदा हो जाती है। उसका हल आप लोगों के पास है, किसी के पास नहीं। मलिक साहब बिल्कुल अगेन वही बात है जो मैंने की है, आपने की है, अल्फाज मुख्तलिफ हैं, मकसद एक ही है, मतलब एक ही है। और दूसरा जो आपने बात की ना कि ये इंटरनेट बंद हो गया, फ़लाँ हो गया, मैं उसे मुकरूँगा तो नहीं, लेकिन मैं आपको उसकी दोबारा एक और चीज़ से मिसाल दूंगा कि दवाई कितनी ही जान बचाने वाली हो, उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर होते हैं। तो जब आप कोई अटैम्प्ट करते हैं सिस्टम को ठीक करने की तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ इस तरह के मेजर्स भी लेने पड़ते हैं कि जो कि नापसंदीदा होते हैं। दोबारा आपकी तरफ से ताज बीबी, अब ये कमेटी बन गई, कमेटी के पास मैंडेट है या वो वाली सूरत हाल होगी कि आज बात की तो कल कहा नहीं ये बात मैंने नहीं कही थी? कैटेगोरिकली मैंने आपको मलिक साहब कहा कि चूंकि बहुत लंबी हमारे आर्गूमेंट्स थे वकला की तरफ से, फर्द जुर्म आयद होनी थी ज़बरदस्ती हमारे ऊपर, तो बड़ा क्लियर बातें हमने खान साहब से की कि जब ये कमेटी होगी जो आपने बनाई है तो इसमें इख्तियार है। तो खान साहब ने कहा कि उमर फुल इख्तियार है आपको। अब मेरा ख्याल है कि हुकूमत ही अब अपनी ज़िम्मेवारी शो करे, अपोजिशन ने अपनी ज़िम्मेदारी शो कर दी है। 2-3 बातें ऐसी हैं कि आपने 1-2 बड़ी अच्छी एग्जांपल दी। असल बात यह कि आप मसला ख़त्म करना चाहते हैं या आप डायलॉग के ज़रिए बात करना चाहते हैं, आप लोगों को बंद कर देने से सिस्टम जो है वो बैठ जाएगा, सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। और आप ये समझते हैं कि वो जो नज़रिया होगा या लोगों के जो ख्यालात होंगे वो बाउंस बैक नहीं करेंगे, नहीं, वो बड़े जिसको कहते हैं ना ज़ोरदार तरीके से बाउंस बैक करेंगे और आप सिस्टम को ठीक करें। अब जो तारिक फजल चौधरी साहब कह रहे हैं कि कड़वी गोली खानी पड़ती सिस्टम को ठीक करने के लिए, साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन आप सिस्टम को शट डाउन कर रहे हैं। डू नॉट शट डाउन दिस सिस्टम। ये मेरी और आपकी ज़ाती ख्वाहिशात मफादात का मामला नहीं, ये है 25 करोड़ आवाम का मामला। 25 करोड़ आवाम भी पुलसरात के ऊपर से गुजर रही है, हम भी पुलसरात के ऊपर से गुजर रहे हैं। हम जब अपने हलकों में जाते हैं, जब अपने इलाकों में जाते हैं, अभी एक मसले से ख़त्म नहीं होते कि 10 और FIR हो जाती हैं। इट्स नॉट एन ईजी जॉब फॉर अस। इंसान को होता है कि ये वही पॉलिटिक्स है। और डायलॉग की सबसे खूबसूरत जो बात में आपने कही है, चूंकि मैं आपको जब भी मैं आपके प्रोग्राम में आई हूँ, जब भी जिस फोरम पे जब सख्त हालात भी होते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मैं डायलॉग इसलिए बिलीव करती हूँ, जब मैंने 1.5 लाख वोट लिया है, मैंने 2013 का भी इलेक्शन लड़ा, मैंने 2018 में इलेक्शन जीता, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जीता है, दोबारा भी इंशाल्लाह इमरान खान के नजरिए पे जीतूंगी। ये ज़रूरी नहीं होता कि 100% वोटर मेरा है। मैं जाके उनसे सवाल करती हूँ, कुछ उनसे बात करती हूँ, कोई उनके साथ कॉमन ग्राउंड जो है वो मैं
वो करती हूँ कि इस कॉमन ग्राउंड पे हम इकट्ठे हो जाते हैं। ये तो नहीं है कि फ्यूडल सिस्टम में मैंने अचानक से वो नकब डाल दी और अचानक से ज़रताज गुल बन गई। नहीं, मैं 2010 से लेकर अब तक एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर एक एक वोट को मैं मांगती हूँ। मैं डायलॉग का तरीका सोचती हूँ, मैं इम्पोज नहीं करती। मैं फ्यूडल नहीं हूँ कि अगर तुमने मुझे वोट नहीं दिया तो तुम्हारी ऐसी के तैसे फेर दूंगी। ये जो जगहगिरी की सियासत है ना, ये जो गलत सख्त लफ्ज है, बदमाशी की जो सियासत है, ये नहीं चलने वाले। दिस इज नॉट अ वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड ये है कि आज अपोजिशन ने, मेरे लीडर इमरान खान ने, हालांकि देखें मलिक साहब, जो शख्स वहां पे काल कोठरी के अंदर पड़ा हुआ है, जिस शख्स को आप मिलने नहीं देते, जिस शख्स को आप एक्सरसाइज करने नहीं देते, वॉक करने नहीं देते, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, फैमिली से नहीं मिलने देते, अपने कारकुनान लीडरान से मिलने देते थे, आप उसकी तस्वीर नहीं आने देते हैं, उस शख्स को तो बहुत तल्ख हो जाना चाहिए। लेकिन वो शख्स इतना बहादुर है कि वो अंदर बैठ के अभी भी कह रहा है कि डायलॉग के ऊपर बिलीव करता हूं। आप उसका पॉलिटिकल विजन देखें कि वो अपनी मेहनत को जाया नहीं करना चाहता, सिर्फ अपनी जंग तो नहीं लड़ रहा, सो बाय एनी मींस भी अपने खोल से निकलना पड़ेगा। अब हुकूमत को जो है बड़ा दिल करना पड़ेगा और इनको अब मेच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबित कर दिया है कि हमारे जो जद्दोजहद है वो इतनी पॉलिटिकल है, वो इतने अवाम के मफाद में कि हम उसमें अपनी जाती अना को और अपनी जाते जो हमारे ऊपर आप कदगने लगाते हैं। मलिक साहब, ये बातें अच्छी नहीं होती हैं जब आप एक शहर पहुंचे ना और आपके ऊपर 14 पर्चे हो जाएं, आप जेल की कोठरी में बैठे हों, 53 FIR और उन्होंने खान साहब के ऊपर कर दिए, फिर भी आप उस शख्स का, इमरान खान का हौसला देखे, जिगरा देखे कि डायलॉग के ऊपर बिलीव कर रहा है, आने वाली नस्लों के लिए बात कर रहा है। बड़ी मुश्किल से इमरान उस पे आए हैं। वैसे पहले वो कहते थे चोरों डाकुओं से मुज़ाकरात नहीं होंगे, 1 साल उन्होंने इसी पे लगा दिया। डॉक्टर तारिक साहब, एक लेकिन अपॉर्चुनिटी हो तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, कभी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। मेरे ख्याल में ये अपॉर्चुनिटी है पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए, आपको ग्रैब करनी चाहिए। लेकिन कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स दोनों को ज़रूरत है। आपको कॉन्फिडेंस चाहिए कि ये इस बात पर कायम रहे, फिर ना इमरान कहें कि चोर डाकू है, मैं बात ही नहीं करता। और इनको भी आपको कुछ कॉन्फिडेंस देना चाहिए। रोज़ाना नई FIR काट दें। ज़रताज के ऊपर मेरे ख्याल है कोई भैंस गाय चोरी की भी FIR आपने काटी हुई है। तो इससे थोड़ा सा आगे चलने की ज़रूरत है, एक दूसरे को स्पेस दें थोड़ी सी, ताकि बातचीत का सिलसिला आगे चल निकले। मलिक साहब देखें, ये स्पेस जो है ये बिल्कुल इसकी ज़रूरत है और एक दूसरे को देनी पड़ेगी। और जितना ये जो अभी जो आपने कहा कि पिछले जो तकरीबन अब 10 माह हो गए हैं तकरीबन इस गवर्नमेंट को, और उससे पिछला भी अगर दौर आप देखें, उसमें जो तलखी बढ़ी है, जो फासले बढ़े हैं, उससे सियासी कुव्वतों ने अपनी स्पेस कम की है। अब गिले इस्टेब्लिशमेंट को ना करें, गिला किसी और फोर्स को ना करें। आप जब स्पेस छोड़ते हैं, वैक्यूम क्रिएट करते हैं, तो उस वैक्यूम ने कवर होना होता है। मैंने बरमला कई प्रोग्रामों में खुल के ये बात की है कि दुनिया भर की जो इस्टेब्लिशमेंट होती है उसका गवर्नमेंट के साथ खड़ा होना ज़रूरी है, और पाकिस्तान में भी यही कैफियत है कि इस्टेब्लिशमेंट का गवर्नमेंट के साथ खड़ा होना ज़रूरी है, ताकि मुल्क की, और हमारा मुल्क आपको पता है कि इसके हालात सिक्योरिटी के हवाले से, हमारे जो बॉर्डरिंग सिचुएशन है इस खत्ते में, जितनी हमारी एक सिचुएशन है, उसके हवाले से ये बड़ा ज़रूरी है कि इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट की सपोर्ट में उसका साथ दें। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी हमेशा कहता रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की रिश्तेदार नहीं होती। उन्होंने मुल्क और रियासत को चलाना होता है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी रियासत को चला रही होती है, पॉजिटिव काम कर रही होती है, तो वो उसका पूरी कुव्वत नहीं, डबल कुव्वत के साथ देते हैं कि मुल्क बेहतर हो रहा है, मईशत बेहतर हो रही है, पाकिस्तान मजबूत हो रहा है और आपकी सिक्योरिटी मजबूत हो रही है, दाखिली और खारजी दोनों। लेकिन अगर सियासी जमातें आपस में सींग फंसा के, लड़ के, मर के, एक दूसरे को गालम दे के, तो फिर आपकी पॉलिटिकल स्पेस कम होती है, फिर आप नहीं फाल रहते ना सिस्टम के लिए। आप भी गवा चुके हैं और PTI भी गवा चुकी है। अब आपको रीगेन करने के लिए मेहनत करनी है, और उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि एक दूसरे को स्पेस दें। नहीं, बिल्कुल स्पेस होनी चाहिए, होगी। और ज़रताज गुल जो बात कर रही हैं, गवर्नमेंट बिल्कुल, मैंने 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं कि खुले दिल और खुले जहन के साथ इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी और ये मामलात बेहतर होंगे। आमतौर पर बातचीत के लिए प्री कंडीशन नहीं होती। आप मेज़ पे बैठते हैं तो बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए PTI के लिए, तो आपको एज ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर तहरीक इंसाफ से क्या एक्सपेक्टेशन होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि आप इस नतीजे पे पहुंच जाएं या ये फैसला कर लें कि हमने बैठना है और बैठ के बात करनी है। जब आप बैठ जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद मुज़ाकरात के रास्ते भी खुलते हैं, उसके बाद चीज़ें भी खुलती हैं। देखिए, इससे पहले भी हमारी एक कमेटी, पार्लिमानी कमेटी, जिसे मैं कहूँगा कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टाइप कमेटी थी वो, और है उसका वजूद अभी भी। कल हमारी मीटिंग हुई बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी की, ज़रताज गुल उसकी मेंबर हैं, बीइंग पार्लिमानी लीडर ऑफ PTI,
और मैं चीफ विप उसका मेंबर हूँ। स्पीकर साहब उसे हेड करते हैं। आपके सीनियर 3 मेंबर उसमें मौजूद थे, उमर अयूब साहब थे, दीगर आपके सीनियर लोग थे, पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत उसमें मौजूद है। अब देखिए वहाँ पे भी जो बात हुई है वो मामलात को आगे चलाने के लिए मैंने जिस कमेटी का हवाला दिया, जो खुर्शीद शाह साहब जिसको हेड करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कमेटी, उसमें इनके और सीनियर लोग मौजूद हैं, असद कैसर साहब उसके मेंबर हैं, बाकी लोग बैरिस्टर गौहर, तो ये सारे लोग अगर बैठेंगे तो देखिए ये सैनिटी वाली बात है। मैंने कल एक प्रोग्राम में दुआ की थी, शायद अल्लाह ताला ने वो कोई सुन लिया है। मैंने कहा था कि या अल्लाह जो पीटीआई के सेन वॉइसेस हैं, संजीदा लोग हैं, सियासी बसीरत वाले लोग हैं, वो आगे आए तो रास्ता निकलेगा। वही सिचुएशन बन रही है। दुआ मांग लें कि ये कायम रहे सिलसिला, इंशाल्लाह दुआ मांग लें। मैं दुआ भी मांगता हूँ और मुझे यकीन है कि ये होगा भी इंशाल्लाह। आप ज़रताज गुल, आपकी जमात की तरफ से पहले प्री कंडीशन आती थी कि 8 फरवरी का इंतखाबात के ऊपर ऐसे हो, हमारे मुकदमात के ऊपर ऐसे हो, वो आइनी तरमीम वापस ली जाए। ये प्री कंडीशन के साथ बातचीत नहीं शुरू होती तो आप मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ के बात करेंगे या आपके लिए भी पहले कोई प्री कंडीशंस हैं, अटैच्ड हैं इसके साथ? अभी देखिए फ़िलहाल तो जो मेरे सामने बात हुई जिसकी मैं विटनेस हूँ, उसमें तो यही कहा कि आप जो गैर मशरूत बातचीत शुरू करेंगे। नहीं, गैर बात ये कि देखिए मलिक साहब, जब हम किसी भी टेबल पे बैठते हैं ना, इन्होंने इसकी बात की जो हमारा एक पार्लियामेंट्री फोरम है जिसमें हम तमाम चीफ विप, तमाम पार्लियामेंट्री लीडर जो हैं उसका हिस्सा होते हैं, तो वहाँ पे भी हम अपने लिए एक दूसरे के लिए स्पेस निकालते हैं। ना गवर्नमेंट जो है वो फुल कंट्रोल करती है, ना हम स्पीकर साहब उसका बैठ के कोई ना कोई फैसला करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो हमारे 26 नवंबर को शहादा हैं, आप उनकी मग़फ़िरत की दुआ हमें करने दें, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, उसको नेगेट ना करें। वी डिड दैट। हमने कहा कि आप हमारे उमर अयूब साहब को जो है ये जो साने हमारे साथ 26 नवंबर स्पीकर साहब ने आपकी वो मान ली इस्तदा, ये सब उसके अंदर बैठे हुए थे। आप सब ने वो इस्तदा मान ली कि जो शहीद हुए उसके लिए दुआ करें। इन्होंने एडवाइजरी कमेटी में दावा है, वो मेरे से सिर्फ एक जुमला, उसमें और भी लोग थे जो आपके रेंजर के 3 जवान शहीद हुए, 2 रेंजर्स के भी मांगे, हमारे बेटे हैं पुलिस के शहीद हुए, नहीं सबके लिए तो आपने इत्तेफाक किया उसके करम एजेंसी में जो लोग शहीद हुए, जी बिल्कुल इत्तेफाक किया, हमने कहा आप करें। तो मैं आपको मलिक साहब एग्जांपल ये देना चाह रही थी कि ये जो एडवाइजरी कमेटी में भी ना ये नहीं है, आज पीपल्स पार्टी को और पीएमएलएन की वहां पे बाकायदा एक तरीके से झड़प हुई है, क्योंकि पहले 3 रोज सारे की सारी वजीर आजम समेत, मिनिस्टर समेत, मुशीर समेत, तकरीबन पार्लियामानी जो वो थे सेक्रेटरी समेत पूरे के पूरे ऐवान खाली था। और आप जो एजेंडा लेकर आते, इवन पीपल्स पार्टी ने भी बोला कि हम किस लिए फिर यहाँ पे आते, खाना पूरी के लिए तो नहीं आते, व्हेन देयर इज नो वन टू आंसर, अगर कोई सेक्रेटरी नहीं आएगा, मिनिस्टर नहीं आएगा। जब इस फोरम के ऊपर भी बैठते हैं, उसमें अली मोहम्मद खान भी हैं, बैरिस्टर गौहर साहब भी हैं, तो जब हम उसके अंदर बैठते हैं तो हम उसमें बहुत सारा एजेंडा तय करते हैं। सम टाइम ऐसा अनफॉर्चुनेट ऐसा इवेंट हो जाता है कि वो सेबोटाज हो जाता है, लेकिन वी ट्राई टू कंट्रोल दोज थिंग्स। अब मैं सिर्फ ये सवाल करती हूँ या मैं बात ये करती हूँ कि देखिए हमारे मलिक साहब एक जदोजहद है, मैं उसकी खुद विक्टिम हूँ, मेरे कारकुनान खुद विक्टिम है, खवातीन खुद विक्टिम है। हमारे ऊपर बोगस FIR से बात आगे चली गई, हमारे ऊपर आपने हमें अरेस्ट किया, 1.5 साल जेलों के अंदर है, बहुत सारे लोग अभी भी जेलों के अंदर हैं, 300 हमारे ऊपर बोगस FIR हो चुकी हैं, और जेब के अंदर पुलिस ने रखी हुई कि हर रोज हमारे ऊपर कितनी FIR है खुद आपके ऊपर? अब मेरे ऊपर 57 हो गई हैं। 50 हो गई है लास्ट टाइम जब मैं आपके पास आई थी तो 40 थी, अब 57। तो मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि जब हम एक पीसफुल जदोजहद करते हैं, हमने तो पाकिस्तान का तराना वहां पे पढ़ा था ना, तो जब हम जदोजहद करते, अब हम शहदा की सफ में भी आ गए, हमारे बच्चे शहीद हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गम में है, तकलीफ में है। हम जब आपसे बात करते हैं, हम आपके साथ टेबल पे बैठते हैं, हम आपसे ये तो नहीं कहते कि मेरा केस माफ कर दो। ज़रताज गुल तो आज भी कोर्ट के अंदर जाती है, इमरान खान तो आज भी जेल के अंदर बैठा हुआ है, हमारे लिए तो कोई आसानी नहीं है। हम एक कलेक्टिव डैमेज कंट्रोल करने की बात करते हैं कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, उसके ऊपर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करें। हम कहते हैं कि रात के अंधेरों में आप कानून साजी मत करें, आप लोग को भी इससे तकलीफ होगी, ये वक्त आएगा। इसी तरीके से हम कहते हैं कि जब पीसफुल प्रोटेस्टर आएंगे, मैं कहती हूँ आप इमेज रखें। आज मैं इनके वो नायब वजीर आजम, ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि नायब वजीर आजम भी है, मैं उनकी वो कोई स्टेटमेंट देख रही थी कि जब आपको संजानी ऑफर की तो आप डी चौक क्यों आए? क्यों डी चौक शजर ममनुआ है?
क्यों दारुल खिलाफा पाकिस्तान का कैपिटल मेरे और आपके लिए किसी के लिए शजर ममनुआ है? ये हमारा मुल्क है। अगर पीसफुल प्रोटेस्टर आते हैं और वो जाती झगड़े के लिए नहीं आते, बैंक लूटने के लिए नहीं आते, वो पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ते तो शूट तो नहीं कर सकते ना आप। तो हम जब टेबल पे बैठते हैं, ये प्री कंडीशन नहीं है, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये हमारे दिल की तकलीफ है जो हम टेबल पे आपसे बात करेंगे। ये हम आपसे बात करेंगे कि ऐसा मत करें कि आप डेरों से हमें घरों से उठाएं, आप हमें कमरे के अंदर से बगैर दुपट्टे के और बगैर जूते के आप घसीट कर लेकर जाएं, आप 3 MPO दे दें और पता नहीं 16 MPO दे दें, 40 दिन के लिए आप किसी को अंदर कर दें। देखिए मलिक साहब, इसलिए बात प्री कंडीशन की नहीं है, बात यह कि पाकिस्तान इस वक्त ये हॉस्टाइल सिचुएशन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब लाशों तक बात आ चुकी है, हम तकलीफ में हैं। अगर हुकूमत ने ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस डॉक्टर साहब आप जवाब दीजिएगा। ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जनरल फैज़ हमीद, उनके ऊपर सबसे बड़ा जो चार्ज है वो ये है कि उन्होंने अपने ऑफिशियल जो एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी की। इन ऑफिस रहते हुए उन्होंने सियासी लोगों से ऐसे मामलात किए जो रियासत के मफादात के ख़िलाफ़ थे, और 9 मई की भी तहकीकात उनके ऊपर जारी हैं। कितनी कुर्बत थी उनकी PTI की, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है, बल्कि ये कहना चाहिए कि जो सेम पेज था इमरान खान का, जो बार बार दोहरा के हमें बताया जाता था कि हम और इस्टेब्लिशमेंट सेम पेज पे हैं। और इमरान खान का स्टेटमेंट था कि जनरल बाजवा बहुत ही वज़ादार है, जो ये नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों को बर्दाश्त कर रहे हैं, बहुत जमहूरियत पसंद है वो, अदरवाइज़ तो ये सारे चोर डाकू हैं, इनको बर्दाश्त ही नहीं करना चाहिए था। फिर उन्हीं जनरल बाजवा को उन्होंने मीर जाफ़र और मीर सादिक का नाम दिया था। जनरल फैज़ की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के इशू के ऊपर ही उनका वो फासला और वो लड़ाई शुरू हुई, जो बाद में ये सारा कुछ हमारे सामने जो डिफरेंसेस सामने आए। आज PTI ने जनरल फैज़ के हवाले से भी एक बिल्कुल डिफरेंट लाइन ड्रॉ की है। वो लाइन क्या है, सुनिए। जहाँ तक उनको चार्जशीट करने का मामला है, वो इदारे का अपना इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है, वो जाने, इदारा जाने, और उनकी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी या इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म जाने। जहाँ तक फैज़ हमीद साहब का ताल्लुक है, ये फ़ौज का मुकम्मल अंदरूनी मामला है, इस पर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उनके रूल्स और रूल्स के मुताबिक ये साबिका को भी और मौजूदा को ट्रायल कर सकते हैं। फ़ौज जैसे चाहे किसी का ट्रायल करे, ये उनकी सवाब की। जहाँ तक ताल्लुक है जनरल फैज़ हमीद के मुकदमे का और उसके साथ जो कोशिश अब की जा रही है बज़ाहिर कि सियासी जो कायदीन हैं और बिलखुसूस इमरान खान साहब, उनको जोड़ा जाए और उनकी ट्रायल मिलिट्री अदालत में की जाए, ये इंतहाई एक अफसोसनाक बल्कि ख़तरनाक अमल है। देखिए, जनरल फैज़ हमीद साहब जो है, उनका मामला पाकिस्तान आर्मी का है, पाकिस्तान आर्मी जाने और वो जाने। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिसोन कर दिया जनरल फैज़ को, और ये तकरीबन सारे ही हमारे सियासतदान जो है ना बेनिफिशरीज़ कभी ना कभी ये बनते हैं। जब ये हुकूमतों में आने वाले होते हैं ना, तो किसी न किसी जनरल फैज़ के ये बेनिफिशरी बनते हैं, तो हुकूमत इनको मिलती है और उसके ऊपर बैठे होते हैं। उस वक्त तक गुन गाते रहते हैं जब तक इक़्तिदार पास रहता है, जिस दिन छिन जाता है उस दिन वो मीर जाफ़र उसको करार देते हैं। लेकिन PMLN जो आज की हुकूमत है, उनके बहुत लंबी फहरिस्त है इतराज़ात की। वो 2018 का इंतखाबात भी कहते हैं उनका चुराया गया, तो उसके पीछे भी जनरल फैज़ थे। वो कहते हैं कि इमरान खान ने पेशावर से जिस दिन फ़ैसला किया कि मैंने इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है, तो उसके पीछे भी जनरल फैज़ थे। नवंबर के महीने में जब नए आर्मी चीफ़ की तैनाती का नोटिफिकेशन करीब था, 26 या 27 नवंबर थी, तो इमरान खान लाहौर से आए थे और पिंडी में आके बैठे थे। वो कहते हैं कि वो भी पीछे असल स्ट्रैटजी बनाने वाले वही थे, और 9 मई के मनसूबा साज भी वही थे। मेरे तो जहन में ये सवाल आता है कि वो बहुत ही कुछ सुपरमैन किस्म के वो स्पाई चीफ थे, जो ये सारे काम रिटायरमेंट के बाद भी और कोर कमांडर बनने के बाद भी किए जा रहे थे और किसी को पता ही नहीं था चलता। इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ का बयान बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। PTI को इक़्तिदार में लाने का जो मेन किरदार थे, उनमें सर फहरिस्त जो है वो फैज़ हमीद साहब थे। पार्टनरशिप जो है 2018 के इलेक्शन से पहले की चली हुई है, बाद भी चलती रही। 9 मई को भी ये पार्टनरशिप कायम थी, 9 मई के बाद भी ये पार्टनरशिप चलती रही। आदतें मौजूद होंगी तो उससे साबित हो जाएगा ये कि 5-6 साल की जो पार्टनरशिप थी, पानी PTI को किस तरह इक़्तिदार में लाया गया, किस तरह जो है RTS डाउन किया गया। तो उसके बाद फिर जितने भी इलेक्शन हुए हैं PTI की हुकूमत के दौरान जो है, चाहे वो सेनेट के इलेक्शन थे, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था, उन सब में जो है चेहरे पीछे आपको ये 2-3 ही नज़र आएंगे। एक बड़ा मज़े का इनका बयान है, लेकिन एक रियलिटी ख्वाजा आसिफ साहब नज़रअंदाज कर गए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में जितने बाई इलेक्शन होते, 122 सीट के इंतखाब के अलावा जो पंजाब में MPA की नशिस्त हार गए थे,
बाकी सारे बाई इलेक्शन PMLN जीत गई थी। तो जनरल फैज़ 18 का इंतखाब तो PTI को जितवा रहे थे, सेनेट में भी वो संजरानी को दिलवा रहे थे, लेकिन बाई इलेक्शन सारे वो PMLN को दिलवा रहे थे। इसकी भी कभी वजाहत हो रही जाए तो अच्छा है। डॉक्टर तारिक साहब, क्या रोल था जनरल फैज़ का? बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात है कि PTI फैज़याब ही होती रही 4 साल, क्या किया जनरल फैज़ ने? मलिक साहब से बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो चुकी है, खास साहब की बात भी आपने सुनी है। यकीनन उस दौर में ख़ास तौर पर 2014 के धरने से जो सिलसिला शुरू हुआ पीपल्स पार्टी को मुकम्मल 2014 में जनरल फैज़ नहीं थे आई नो, मैंने कहा जो सिलसिला शुरू हुआ उस वक्त जनरल ज़हीरुल इस्लाम थे, उस वक्त से जो सिलसिला उन्होंने भी सपोर्ट किया था धरने फैसिलिटेशन का। मेरा तो ख्याल है अब ये बात को ढकी छुपी नहीं है, उस वक्त भी सपोर्ट मौजूद थी, उस वक्त भी सपोर्ट मौजूद थी। और उसके बाद भी जनरल फैज़ ने जिस तरह 2018 के इलेक्शन में जो मैनिपुलेशंस थी वो कराई, फिर जिस तरह क्या किया उन्होंने, कैसे पलटी गई कि 2018 आप जीतने वाले थे? पता है कि लोगों को बड़ा डरा धमका के तोड़ के जो वो क्या कहते हैं विनिंग हॉर्सेस होते हैं वो PTI में धड़ाधड़ शामिल हुए। जनरल फैज़ ने अर्ज किया लोगों को कि आप देखिए, मैं अब ज़ाहिर है मेरे सामने तो नहीं फ़ोन करते थे, लेकिन जो हमें मालूमात मिलती है मैं तो उन्हीं की बुनियाद के ऊपर ये बात बता रहा हूँ। और जो हमारे कुलीग्स रहे हैं ज़ाहिर है जो कि छोड़ के हमारी जमात छोड़ के चले गए, PMLN के MNA थे 2013 से 18 तक, और वो छोड़ के जनाब उधर चले गए कि जनाब हमें कहा गया है, हमारे प्रेशर है। और नाम जनरल फैज़ का उस वक्त इस्तेमाल होता था, ये कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है। तो बच्चे को ये बात पता है। PTI के लोग आपकी तरफ आए थे, उनको किसने फ़ोन किया? लेकिन अब मैं थोड़ा सा एक बात और आगे करता हूँ। बात ये है कि ये सारी तो वो बातें, जैसे मैंने आपको बरमला कह दिया कि ये मालूमात जो मेरे पास हैं वो भी रखी, और मैंने ये भी कह दिया कि मेरे सामने तो नहीं किसी को फ़ोन किया जनरल फैज़ ने, ना मेरे सामने किसी ने जनरल फैज़ का फ़ोन रिसीव किया। जो अभी कार्रवाई हो रही है ना, ये शवाहिद की बुनियाद पे हो रही है, एविडेंस जो फ़ौज के पास है, जिसकी बुनियाद पे ये ट्रायल हो रहा है और जिसकी बुनियाद पे उनका जो है मिलिट्री कोर्ट में कोर्ट मार्शल हुआ है और फर्दर जुर्म आयद की गई है। अब बाकी जो मैंने जनरल ज़हीरुल इस्लाम का नाम लिया, मैंने फ़लाँ लिया, उस वक्त वो थे, उससे आगे कौन थे, दाएँ कौन था, बाएँ कौन था, जनरल बाजवा के अंडर ये काम कर रहे थे। अब कल मेरे से ये भी सवाल हुआ, शायद आप भी करें, कि जनाब उस वक्त आर्मी चीफ तो जनरल बाजवा थे, जब ये DGC थे, जब ये उसके बाद DGI बने, जो सोसाइटी वाला कमांडर बने, जब सोसाइटी वाला मामला है जो 2017 की चार्जशीट है कि एक फैमिली को हैरेसमेंट की, उनको अब्यूज़ किया, उनकी जायदाद हथियाली, ख़ानदान की औरतों के साथ बुरा भला पेश आए, उस वक्त वो DGC थे और ऊपर जनरल नवीद मुख्तार आपकी ख्वाहिश के मुताबिक लगाए हुए DGI थे। और DGI मेरा नहीं ख्याल किसी की ख्वाहिश पे लगते हैं। बहरहाल चलें, आपने कोई कमेंट है, मैंने उस पर अपनी हल्की सी राय दे दी है। वेल इन्वेस्टिगेटेड खबर है कि आपकी फरमाइश के ऊपर लगाए गए थे। लेकिन गुजारिश है कि मैं उसी को लिंक करूंगा अपनी उसी का आर्गूमेंट के साथ इस बात को भी कि अगर ये जो सारी बातें, जो नाम हैं, जो किस्से कहानियाँ मशहूर हैं, अगर उसका मज़ीद किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ एविडेंस हुआ तो फ़ौज यकीनन उसके ख़िलाफ़ भी एक्शन लेगी। उनका अपना एक जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज़्म है वो बड़ा क्लियर है, बड़ा ट्रांसपेरेंट है। वो सिपाही से लेके आपके लेफ्टिनेंट जनरल तक आपकी जो सारी चीज़ें, उनका कुछ उन पे जो ISPR ने जो अपनी प्रेस रिलीज़ दी है उसमें कुछ इवेंट्स वो हैं जो ड्यूरिंग सर्विस उनके हैं, कुछ और कुछ उनके एक्शंस हैं जो पोस्ट सर्विस हैं, पोस्ट रिटायरमेंट वाले हैं ना, जो PTI के साथ होते हैं। वो बात होती है ना, देखें बात ये होती है कि गुंजाइश होती है ना, जो हम लफ्ज़ अभी थोड़ी देर पहले स्पेस इस्तेमाल कर रहे थे उसको ज़रा दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं कि किसी भी पोजीशन पे आप हों, कुछ स्पेस होती है, थोड़ा सा आप अपनी लाइन से, अपने इख्तियारात से थोड़ा सा बाहर निकलें, थोड़ी सी स्पेस होती है ना, उस हद तक बर्दाश्त भी किया जाता है। लेकिन आप हादी मुका दें तो फिर उसके बाद तो ज़ाहिर है फिर एक्शन होता है। ज़रताज, क्या अरेंजमेंट था जनरल फैज़ का PTI के साथ? देखिए मलिक साहब, मैं तो चूँकि स्टेट मिनिस्टर थी और ना मैं किसी मीटिंग का हिस्सा रही हूँ, ना मुझे इस तरह की किसी बात का पता है। एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको सब रिपोर्ट करते हैं, ये उनकी एक प्रोफेशनल जिम्मेदारी थी, एक आईनी कानूनी। या इस्लामाबाद में तकरीबन सभी को पता था, नून लीग वाले एक वो कर्नल साहब का नाम लिया करते थे कि पूरी पार्लियामेंट को वो चलाते हैं। अंदर वो असद कैसर साहब के घरों में मीटिंग आप लोगों की करवाया करते थे। मैं आपको अभी ये बात करने वाली हूँ। अब देखिए, एक शख्स है जिसका नाम है इमरान खान, उस शख्स का नज़रिया आप ख़त्म कर नहीं सकते। आपने उसका इलेक्शन छीना, उसकी पार्टी आपने तोड़ने की कोशिश की, उसके बंदे आपने अगवा किए, उसके पार्टी के कारकुनान के ख़िलाफ़ आपने हद दर्जा जितना आप जुल्म जबर कर सकते थे आपने किया, उसकी फैमिली को भी आपने नहीं छोड़ा। बहरहाल वो शख्स नहीं झुका, अल्लाह ताला का करम है उस शख्स के ऊपर, वो पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान का मुकदमा लड़ता है। अभी 9 मई का जब फैब्रिकेटेड वाक़या हुआ, जिसको हम भी कहते हैं कि आप उसकी जुडिशल इंक्वायरी कराएं, जिसको सज़ा देनी है दे दें,
लेकिन पूरे पाकिस्तान को और पूरे पीटीआई को आपने यरगमाल बनाया हुआ है। तो 1.5 साल तक 9 मई की एक रियलिटी है, सिर्फ ये है कि उसमें किसका क्या कसूर है, उसको सजा मिलनी चाहिए। यहाँ तक मैं आपका साथ देता हूँ, लेकिन 9 मई एक वकूआ है जो हो चुका है, वो तो क्रिएट नहीं किया, मैन्युफैक्चर नहीं हुआ, वो हुआ है वाकया है। तो मैं आगे वही बात करती हूँ। अब 1.5 साल हो गया है, PMLN 9 मई की तस्बीह पढ़ रही है। अब आज इनकी तस्बीह में कल से जनरल फैज रिटायर्ड जो है वो शामिल हो गया है। क्या PMLN को इस बात का इदराक है कि एक शख्स की दुश्मनी में आपने अपनी पार्टी की भी सियासत ख़त्म की, आपके कारकुनान नहीं रहे, मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है, पार्लियामेंट आपके रबड़ स्टैंप के तौर पर इस्तेमाल हो जाती है, कारकुनान के खिलाफ आप जो है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के खिलाफ, सोशल मीडिया के खिलाफ आप क्रैकडाउन करना शुरू कर देते हैं। तकरीबन पूरे पाकिस्तान को PMLN ने सब जल करार दे दिया है। हर शख्स के ऊपर जो शख्स जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है। PTI के दौर में PMLN के लोगों को जेलों में डाला जाता था, क्या उसके पीछे जनरल फैज का रोल था? नहीं, देखिए फिर वही बात है, एक स्वीपिंग स्टेटमेंट के जरिए मैं अगर जरताज गुल 57 FIR में अचानक से 9 मई के बाद नामजद हूँ, जब मैं डेरा गाजी खान में थी, अगर मैं पाकिस्तान का झंडा उठाऊं तो मैं एंटी स्टेट हूँ। मेरे ऊपर 57 FIR मेरे ऊपर ATC की कोर्ट्स की है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि उनके ऊपर जो हेरोइन डाली गई थी उनके पीछे उनका किरदार था। चले वो फिर जब राना सनाउल्लाह साहब उसके बाद मिनिस्टर रहे और मिनिस्टर बनने के बाद भी उन्होंने अगर अपने DG नारकोटिक्स का या अपने एज मिनिस्टर उन्होंने कोई सवाल जवाब नहीं वो किया, इसका मतलब या तो उन्होंने लेट गो कर दिया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। बहरहाल मैं सिर्फ एक बात बताती हूँ कि अब अगर PMLN ने अपनी कारकर्दगी को छुपाने के लिए या इमरान खान का सियासी मुकाबला वो कर नहीं सकते हैं, वोट बैंक तोड़ नहीं सकते हैं, नजरिया तोड़ नहीं सकते हैं, तो अब अगर इन्होंने 9 मई की तस्बीह के बाद जनरल फैज रिटायर्ड की, ये जो भी उनके महकमे का मामला है वो इंडिपेंडेंट, वो अपने महकमे का जिसमें हमारा कोई दखल नहीं है, अगर उन्होंने ये तस्बीह पढ़ के एक और आसरा अपने लिए पैदा करना है ना, तो ये ना ही समझे। मैं सिर्फ दो चीजें, 9 मई की इंक्वायरी में जिस शख्स ने इनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली उसको मुक्ति मिल गई। और मेरा सिर्फ सवाल है, आपने कहा ना 2018 का इलेक्शन, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। ट्राइब्यूनल में सबसे ज्यादा केसेस हमारे, मैं थोड़ा सा जवाब दे रहा हूं, अभी ट्राइब्यूनल में छोड़ देते हैं, ये पॉलिटिकल डिबेट हो रही है, जनरल फैज की बात हो रही है। मैं सिर्फ एक बात ट्राइब्यूनल को बाद में कर लेंगे। मियां जावेद लतीफ साहब हैं जो कि इनके मिनिस्टर भी रहे, वो कह रहे हैं हमारी हुकूमत जबरदस्ती बनवाई गई, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ दोनों हुकूमत बनाने पर तैयार नहीं थे। मैं आप दोनों की इजाजत से एक छोटा सा बीपर कर दूं। कामरान मुर्तजा साहब अस्सलाम वालेकुम। आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। सर ये बताइए कि ये मदारिस का इशू सड़कों पे हल होगा या बातचीत का रास्ता गुंजाइश मौजूद है? गुंजाइश देखिए, हम सियासी लोग हैं और बातचीत का रास्ता कभी भी बंद नहीं करते। तो बातचीत का नतीजा निकला है, कुछ पेशरफ्त हुई है? पेशरफ्त है भी, और उस पेशरफ्त में जो है वो अपना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को भी एतमाद में लिया गया है, मौलाना हनीफ चलंदी साहब को भी एतमाद में मौलाना साहब ने लिया हुआ है, और जो डॉक्यूमेंट जो शेयर किया है वो उन तक भेज भी दिया गया है। वो चूंकि 17 को उन्होंने मीटिंग रखी है, तो देन वो 17 को अपना फैसला करेंगे, मगर बीच में जो डेवलपमेंट्स हैं वो मौलाना कल शायद कोई के साथ करें DI खान में। आप वो कह रहे हैं कि वो मुस्बत है, पेशरफ्त जो है मुस्बत है? कुछ मुस्बत भी है और कुछ नेगेटिव भी है। जो चीजें जो अच्छा नहीं किया गया जो है वो कल फिर मौलाना बताएंगे कि क्या किया गया। वो डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो हमने हासिल किए हैं। अच्छा मुर्तजा साहब, उसमें थोड़ा सा रहनुमाई हो जाए, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में जितने भी मदारस हैं वो सारे आपकी बात सुन रहे होंगे और उनको कुछ इंडिकेशन मिल जाए। मदारस की रजिस्ट्रेशन जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, वो आप चाहते हैं वो जो पुराना एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके तहत हो जाए, उनको अकाउंट्स वगैरह खुलने की, फंड्स वगैरह की वो परमिशन मिल जाए, उसके ऊपर कोई रास्ता निकाला है आप लोगों ने? जो दूसरी तरफ है वो कह रही है, अब उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट शेयर किया है हमारे साथ, हुकूमत ने शेयर किया आपके साथ? जी हाँ, तो कुछ एक डॉक्यूमेंट शेयर हुआ है, मगर जो पुराना जो मतलब जो कुछ किया गया है, जो इस बिल के साथ किया गया है, उसके मुतालिक भी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हुकूमत के मौक़िफ़ को ख़राब करते हैं। जो कुछ गवर्नमेंट के पार्ट पे हुआ वो दुरुस्त नहीं हुआ, तो वो कल फिर मौलाना मीडिया टॉक करेंगे फिर। ओके, लेकिन ये अच्छी पॉजिटिव है कि कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढने की कोशिश की जा रही है, कुछ नई तजवीज़ आपको दी गई है कि आप इस पे गौर करें तो इस पे काम कर लेते हैं, ऐसी बात है?
वो उसी को उसमें थोड़ा बहुत मेकअप करना चाह रहे हैं, वो क्या कहते हैं, मोम का नाक रखना चाह रहे हैं। तो एक तरफ तो ये है, मगर चूंकि वो बिल जो बिल के साथ सलूक हुआ है उसकी एक अपनी कहानी है, तो उस कहानी के जो है ना वो मुतालिक मैं सिर्फ बताना चाह रहा था कि कल मौलाना जो है वो मीडिया तक करेंगे। आपने वो खत भी लिखा हुआ है या सादिक साहब को, आपको उन्होंने कुछ जवाब दिया है कि क्या क्या इतराज़ात है सदर साहब? जी वो डॉक्यूमेंट शेयर हो गए हैं, कुछ जो नेशनल असेंबली तक जो एतराज पहुंचा था वो भी शेयर हो गए। और वो इतराज क्या है वो आप वो तो बता सकते हैं, क्योंकि वो इतराज वो मौलाना कल उसको वो करेंगे, क्योंकि वो चीजें जो कुछ पीस मील में हुआ है और जिस तरह से हुआ है और वो वक्त की कैद से आजाद जो कुछ चीजें हुई हैं वो सारा कुछ फिर कल मौलाना जो कामरान साहब वेरी ब्रीफली इस्तदा है कि इसको एमिकेबली रिजॉल्व कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए और काम आगे चलना चाहिए, मॉडर्न एजुकेशन भी आगे चलनी चाहिए। हमने यही कोशिश की थी, मॉडर्न एजुकेशन के हवाले से भी अपने आप को खुद कानून के नेट में लाए थे और खामखा इसको जो है ना वो जिस तरह से मिस हैंडल किया गया है गवर्नमेंटल पार्ट पे वो अफसोसनाक है। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा, इस्लामाबाद स्टूडियो से ज़रताज गुल साहिबा और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।